Hello, guys. Welcome to my channel Government Rules Decoded. Today, we have come up with another very important topic, CCS Leave Rules 1972. That is very important, and we get few questions from this topic in all the important exams, especially in the upcoming KVS, NVS, and EMRS Tier 2 exams. आज आप लोगों ने देखा EMRS के Tier 2 की डेट्स आ गई हैं, बहुत जल्दी एग्ज़ाम है, 2 और 3 मार्च को एग्ज़ाम है। तो हम लोग थोड़ा स्पीड से करेंगे और भी ज़्यादा वीडियोस लाएंगे जिससे कि उसकी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो CCS लीव रूल्स की एक 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ 51 MCQs। और इसमें हमने सारी लीव्स को समराइज भी किया है टेबल के फॉर्मेट, टेबलर फॉर्म में, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी कुछ इसमें इलस्ट्रेट किए हैं जैसे एग्जाम्स में पॉसिबल हैं। तो लेट्स स्टार्ट। This is the types of leaves, prominent leaves in tabular form. The most important ones are there, like EL is there. तो EL जो है वो हमें जो नॉन वेकेशनल स्टाफ होता है उसको 30 डेज की EL मिलती है एक साल में, और 15 डेज ये 1 जनवरी को क्रेडिट होती है, और रिमेनिंग 15 डेज जो है वो 1 जुलाई को क्रेडिट होती है। ठीक इसी तरीके से हाफ पे लीव 20 डेज मिलती हैं एक साल में, और 10 डेज ऑन 1 जनवरी और 10 डेज ऑन 1 जुलाई। इसी तरीके से कम्यूटेड लीव जो है वो किस तरीके से हम अवेल कर सकते हैं। इट इज़ मैक्सिमम हाफ द अमाउंट ऑफ HPL ड्यू, लीव नॉट ड्यू, मैक्सिमम 360 डेज ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। इसी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, ये एज रिक्वायर्ड सब्जेक्ट टू अ कंटिन्यूस 5 ईयर लिमिट। 2 तरीके से हम लेते हैं, UL ऑन मेडिकल ग्राउंड और UL ऑन प्राइवेट अफेयर्स। इसी तरीके से मैटरनिटी लीव है 180 डेज। साइड में इनकी की कंडीशन और डिटेल्स भी लिखे हुए हैं। इसी तरीके से हम बात करें तो अबॉर्शन और मिस कैरेज जब होता है तो इसमें मैक्सिमम 45 डेज की लीव मिलती है इन द एंटायर करियर। स्पेशल मैटरनिटी लीव, ये नई लीव एक इंक्लूड हुई है कि अगर स्टिल बर्थ होती है या बच्चे की डेथ हो जाती है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, तो इसमें जो है हमको स्पेशल मैटरनिटी लीव गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेट की है। इसी तरीके से पैटर्निटी लीव मिलती है मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। चाइल्ड अडॉप्शन लीव, अगर किसी के 2 से कम सर्वाइविंग चिल्ड्रन है तो वो चाइल्ड अडॉप्ट भी कर सकता है लेस देन 1 ईयर, और उसके लिए 180 डेज़ की लीव मिलती है। चाइल्ड केयर लीव CCL जो फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, और अभी सिंगल मेल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मिलने लगी है, मैक्सिमम 730 डेज ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। इसी तरीके से वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव फॉर एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ये मिलती है। और सेक्सुअल हैरेसमेंट से कंसर्न एक स्पेशल लीव है जो फीमेल एम्प्लॉयज़ को मिलती है 90 डेज़ की। इसी तरीके से स्टडी लीव है मैक्सिमम 24 मंथ्स फॉर नॉन CHS ऑफिसर्स, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस में नहीं होते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज में होते हैं उनको 36 मंथ्स की स्टडी लीव मिलती है। इसी तरीके से कैजुअल लीव और स्पेशल कैजुअल लीव पर भी क्वेश्चन बनते हैं। कैजुअल लीव जैसे हम लोगों को 8 दिन की कैजुअल लीव मिलती है जिनके 17 हॉलीडेज होते हैं साल में, और जिनके 17 से कम होते हैं उनको 10 डेज की कैजुअल लीव मिलती है। और इट इज़ इंटेंडेड फॉर शॉर्ट पीरियड्स, कैन बी कंबाइंड विद स्पेशल कैजुअल लीव बट नॉट विद रेगुलर लीव। इसको किसी भी रेगुलर लीव के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता। तो ये स्पेशल कैजुअल लीव जो है अलग अलग इवेंट्स में, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट अगर में पार्टिसिपेट करता है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, तो मैक्सिमम 30 डेज की जो उसको स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकती है। इसी तरीके से कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी मैक्सिमम 30 डेज है इन कैलेंडर ईयर, और ये कब कब किस कंडीशन में वो भी आप इधर देख सकते हैं, हमने लिखा है। जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए कब मिलेगी, फॉर टेकिंग पार्ट इन इंटर स्टेट और ऑल इंडिया कल्चरल एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल डांस, ड्रामा एंड म्यूज़िक। इसी तरीके से माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग के लिए भी 30 डेज की मिलेगी। इसी तरीके से फैमिली प्लानिंग मेल में 5 डेज वैसेक्टॉमी और 21 डेज की मिलती है रिकैनलाइजेशन के लिए, फॉर सर्जरी और रिकैनलाइजेशन। और इसमें वाइफ की अगर ट्यूबेक्टॉमी होती है तो भी 3 डेज की जो लीव है वो मेल एम्प्लॉयज़ को मिल जाती है। ठीक इसी तरीके से फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए फैमिली प्लानिंग लीव है 10 डेज की ट्यूबेक्टॉमी और लेप्रोस्कोपी, और 21 डेज की रिकैनलाइजेशन, और फॉर सर्जरी और रिकैनलाइजेशन। और 1 दिन की जो है अगर हस्बैंड की वैसेक्टॉमी होती है तो भी फीमेल एम्प्लॉयज़ को 1 दिन की लीव मिल जाती है फॉर हस्बैंड्स वैसेक्टॉमी।
ऑर्गन डोनेशन के लिए 42 डेज की जो है वो लीव मिलती है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु डोनेट एन ऑर्गन एज अ वेलफेयर मेजर। इसी तरीके से यूनियन और एसोसिएशन में जो लोग होते हैं मैक्सिमम 20 डेज पर कैलेंडर ईयर। और नेचुरल कैलामिटी में भी स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है, और इसमें ये प्रूफ लगाना पड़ता है कि भाई उसका घर जो है 3 मील से ज़्यादा दूर होना चाहिए, और वो किसी वजह से कर्फ्यू था या ट्रैफिक कोई कन्वेंस अवेलेबल नहीं था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था, और इस तरीके से एविडेंस अगर प्रस्तुत करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उस दिन की उसको स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जा सकती है। ब्लड डोनेशन के लिए जो है जिस दिन वो ब्लड डोनेट करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उस दिन की मिल जाती है उसको लीव, स्पेशल कैजुअल लीव। और जो डिसेबल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एडिशनल 4 डेज की जो है वो मिलती है, कैजुअल लीव मिलती है, स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। जैसे नॉर्मल एम्प्लॉय को 8 डेज की है, तो इनको 12 डेज की जो है वो स्पेशल मतलब टोटल कैजुअल लीव मिलेगी, 8 डेज नॉर्मल और 4 डेज की स्पेशल कैजुअल लीव। तो इस तरीके से ये कुछ टैबुलर फॉर्म में हमने लीव्स को प्रेजेंट करने की कोशिश की, जो आपके लिए एक रेडी रेफरेंस की तरह काम करेगा, और इसको आप रख सकते हैं अपने पास में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ एन ईएल बैलेंस ऑफ 295 डेज। एक गवर्नमेंट सर्वेंट के पास 295 डेज की ईएल है, और कब है वो? 31 दिसंबर को है। तो जैसा कि हमने अभी सुना कि भाई 1 जनवरी और 1 जुलाई को दिया जाता है, ईएल चढ़ाया जाता है सर्विस बुक में। तो 1 जनवरी को 15 डेज चढ़ाया जाएगा जब उसके, तो 295 में अगर हम 15 डेज ऐड कर देंगे, तो ये जो है लगभग हो जाएगा 310 दिन। तो 310 दिन की तो ईएल होती नहीं है, मैक्सिमम जो कैपिंग है वो 300 डेज है। तो क्या किया जाएगा, ये जो 15 डेज होंगे इनको एक अलग अकाउंट में रखा जाएगा, जब तक कि वो या तो कंज्यूम नहीं होते, या उसमें नेक्स्ट ईयर में हम नहीं पहुंच जाते, नेक्स्ट हाफ में नहीं पहुंच जाते। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। 15 डेज आर केप्ट इन अ सेपरेट अकाउंट टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट लीव टेकन इन दैट हाफ ईयर। तो जब भी कभी 300 से ऊपर लीव होंगी, तो उनको अलग से रखा जाएगा, और फिर तब वेट किया जाएगा उस पर्टिकुलर हाफ ईयर में कि एम्प्लॉई या तो लीव लेता है, और नहीं लेता है तो फिर वो लैप्स हो जाती हैं, और फिर नेक्स्ट हाफ ईयर में उसकी 15 डेज की जो लीव है वो पोस्ट कर दी जाती है, क्योंकि 300 की कैपिंग है, उससे ज़्यादा ईएल क्रेडिट में नहीं हो सकती किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। उसके बाद हम लोग बात करें, एन ऑफिशियल ऑन ईएल टेक्स अप अ पार्ट टाइम कंसल्टेंसी जॉब विदाउट प्रायर सैंक्शन। तो ये बिल्कुल वॉयलेशन है रूल 13 का। कोई भी एम्प्लॉय जो है लीव पर पार्ट टाइम जॉब नहीं ले सकता है। A female employee with no children adopts a 10-month-old infant. How much child adoption leave is she entitled to? तो उसको 180 डेज की चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिल जाएगी, अगर वो 10 मंथ ओल्ड जो है चाइल्ड को अडॉप्ट करती हैं। 1 ईयर से कम चाइल्ड को अडॉप्ट करना है, और लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन की कंडीशन इसमें है। A single male employee divorcee applies for CCL for his 17-year-old son board exam. तो जैसा कि बताया कि अब जो है सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, सिंगल मेल एम्प्लॉय जो है, उनके लिए भी चाइल्ड केयर लीव एक्सटेंड कर दी गई है। तो यस, सिंगल मेल एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर चाइल्ड केयर लीव, और 17 साल का उनका सन है। तो जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उनके लिए 18 ईयर्स की सीलिंग है, 18 ईयर्स तक वो चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। और डिसेबल्ड अगर 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है चाइल्ड केयर लीव लेने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं, एन ऑफिशियल इज रिकॉल्ड फ्रॉम लीव इन इंडिया ड्यू टू एन इमरजेंसी। इमरजेंसी होती है और उसको जो है भाई बुला लिया जाता है ड्यूटी पे, किसी भी एम्प्लॉय को बुलाया जा सकता है। तो उसका जो ट्रैवल टाइम होगा उसको कैसे कंसीडर किया जाएगा, तो उसके ट्रैवल टाइम को ऑन ड्यूटी कंसीडर किया जाएगा। तो ट्रैवल टाइम विल बी कंसीडर्ड एज ऑन ड्यूटी। What is the maximum number of CCL spells for a single female employee in a calendar year? तो सिंगल फीमेल एम्प्लॉय के लिए 6 स्पेल्स हैं, और नॉर्मल जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनके लिए 3 स्पेल्स हैं एक कैलेंडर ईयर में। तो सिंगल फीमेल एम्प्लॉय के लिए 6 स्पेल्स में सीसीएल वो ले सकते हैं एक कैलेंडर ईयर में। A government servant absent remains absent for a continuous period of 5 years and 1 month. तो 5 साल से ज़्यादा एबसेंट हो गए भैया, तो 5 साल से ज़्यादा एबसेंट हो गए तो रूल 12 कहता है कि वो डीम्ड रेजिग्नेशन माना जाएगा, उनका नहीं मन है नौकरी करने का, दैट इज कंसीडर्ड एज डीम्ड रेजिग्नेशन। तो 5 ईयर से ज़्यादा अगर है
तो उसको क्या माना जाएगा, डीम्ड रेजिग्नेशन माना जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। मैक्सिमम एचपीएल क्रेडिट रिडक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ डाइज नॉन इन अ हाफ ईयर। तो अगर मान लो डाइज नॉन है एम्प्लॉय कुछ पीरियड के लिए, तो जो डाइज नॉन होता है उसको 1/18 इनटू द डेज ऑफ डाइज नॉन जो है वो माइनस कर दिया जाता है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 डेज। क्योंकि भाई 10 डेज ही तो मिलेगा, तो 10 से ज़्यादा तो माइनस नहीं कर देंगे। तो जो मैक्सिमम एचपीएल डिडक्शन होगा वो कितना होगा, 10 डेज होगा। फिर लीव नॉट ड्यू इज लिमिटेड टू हाउ मेनी डेज इन द एंटायर सर्विस। तो जो लीव नॉट ड्यू है दैट इज लिमिटेड टू 360 डेज। 360 डेज के लिए उसकी लिमिट है कि 360 डेज पूरी सर्विस में दी जा सकती है। फिर अ फीमेल एम्प्लॉय सफर्स अ मिस कैरेज, हाउ मेनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव कैन बी ग्रांटेड। तो मैटरनिटी लीव जो है 45 डेज की दी जा सकती है मिस कैरेज में या इंड्यूस्ड एबॉर्शन में। उसमें जो अगर उसने 16 जून 94 से पहले की लीव ली है कोई ऐसी, तो वो शामिल नहीं है। उसके बाद टोटल 45 डेज जो है एंटायर सर्विस कैरियर में फीमेल एम्प्लॉय को दिया जा सकता है फॉर मिस कैरेज और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। उसके लिए कोई सर्वाइविंग चिल्ड्रन की कंडीशन नहीं है, और उसमें एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट लगेगा नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स के लिए, और गेस्टेड ऑफिसर्स के लिए ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट का सर्टिफिकेट लगेगा। और 45 डेज की ये जो है पूरे करियर में ली जा सकती है मैटरनिटी लीव फॉर मिस कैरेज और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अब a government servant wants to convert his previously taken EOL into leave not due, within how many days of rejoining मस्ट ही अप्लाई। तो बिल्कुल कर सकता है कोई भी एम्प्लॉय जो है अपने मन से वो लीव को चेंज करने की रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ये रिक्वेस्ट उसको 30 डेज के अंदर करनी है और सर्विस में रहते हुए करनी है। मतलब मान लो वो रिटायर हो गया, तो रिटायर होने के बाद वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, तो 30 डेज के अंदर करनी है और सर्विस में रहते हुए करनी है। उसके बाद बात करते हैं स्टडी लीव फॉर नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस ऑफिस उसमें नहीं है, ऑफिस में नहीं है, तो उनके लिए कितनी स्टडी लीव ले सकते हैं वो, तो 24 मंथ्स की वो स्टडी लीव ले सकते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो कितनी ले सकते हैं, सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज में है वो ले सकते हैं 36 मंथ्स की। फॉर स्टडी लीव आउटसाइड इंडिया, तो अगर भारत से बाहर स्टडी लीव है, मतलब कोई ऐसी फैसिलिटी है, ऐसी स्टडी है जो इंडिया में नहीं होती है, तो किस मिनिस्ट्री का कंकरेंस रिक्वायर्ड होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो है कंकरेंस इसमें रिक्वायर्ड होता है। बिफोर ग्रांट ऑफ लीव आउटसाइड इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज एग्रीमेंट फॉर रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस नेसेसरी, रूल 53। An agreed female employee in a sexual harassment is entitled to how many days of special leave? तो 90 डेज की स्पेशल लीव के लिए वो जो है एंटाइटल्ड होती है अग्रीड फीमेल एम्प्लॉय। ईएल क्रेडिट फॉर अ वैकेशन डिपार्टमेंट, तो जो नॉन वैकेशन में उनके लिए तो 30 डेज होता है, 15-15। जो वैकेशन में होते हैं उनके लिए 10 डेज होता है, 5+5, मतलब 5 ऑन 1 जनवरी एंड 5 ऑन 1 जुलाई। कैन सीसीएल बी ग्रांटेड फॉर अ चाइल्ड हु इज 19 ईयर्स ओल्ड। तो बिल्कुल अभी हमने बात की थी कि नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए जो है ये जो सीसीएल है वो उसके लिए एज लिमिट है 18 ईयर्स। लेकिन अगर चाइल्ड की डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा है तो फिर उसको जो है चाइल्ड के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, देयर इज नो एज लिमिट। तो यस, इफ द चाइल्ड इज डिसेबल्ड 40% और मोर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रूल 7 से रिलेटेड कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। देखो भैया, पहला, लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, बिल्कुल सही बात है ये। द सैंक्शनिंग अथॉरिटी में रिफ्यूज और रिवोक एनी काइंड ऑफ लीव इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, ये भी बिल्कुल सही बात है। द अथॉरिटी कैन अल्टर द काइंड ऑफ लीव अप्लाइड फॉर इफ द एम्प्लॉयज बैलेंस इज इनसफिशिएंट, ये सरासर गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो भी अथॉरिटी है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, उसके पास यही राइट नहीं है, वो रिफ्यूज़ कर सकता है, रिवोक कर सकता है, लेकिन ऑल्टर नहीं कर सकता, ये एम्प्लॉय को ही करना होता है। ये सुओ मोटो सोलली एम्प्लॉय का जुरिस्डिक्शन है कि उसे कौन सी लीव अप्लाई करनी है। अब उसके बाद जो है वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी रिफ्यूज़ करे, रिवोक करे, वो एक अलग बात है। तो अथॉरिटी जो है वो ऑल्टर नहीं कर सकती द काइंड ऑफ लीव अप्लाइड फॉर।
ईएल शुड नॉट ऑर्डिनरली बी डिनाइड ड्यूरिंग लास्ट 10 years, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईएल क्रेडिट, तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या है भाई, तो देखो 15 days आर क्रेडिटेड ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई, तो 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15 days क्रेडिट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, टोटल 30 days, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो ए इज करेक्ट। उसके बाद क्रेडिट इज रिड्यूस्ड बाय 1/10 ऑफ यूएल एंड डाइज नॉन अवेल्ड इन द प्रीवियस हाफ ईयर, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ईएल के केस में 1/10 ऑफ यूएल और डाइज नॉन दोनों होते हैं, लेकिन एचपीएल के केस में केवल डाइज नॉन होता है और 1/18 का रिडक्शन होता है उसमें, तो ये भी बिल्कुल सही है, सेकंड वाला भी स्टेटमेंट। फिर फ्रैक्शन ऑफ अ डे शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट डे, ये भी सही है, इसका मतलब सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। A teacher in a vacation department avails 10 days of vacation out of 30, मतलब 30 डेज की वैकेशन में से बेचारे को केवल 10 दिन की वैकेशन ही मिली, तो उसको कितनी ईएल मिलेंगी, तो 10 डेज जो मिलनी थी वो तो मिलेंगी मिलेंगी, जो एडवांस क्रेडिट होता है 5+5, उसके साथ उसको एडिशनल प्रोपोर्शनल ईएल मिलेंगी फॉर 20 days ऑफ वैकेशन नॉट टेकन, तो ये जो है उसका एंटाइटलमेंट होगा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 days। उसके बाद आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टडी लीव, स्टडी लीव जो मिलती है उससे रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज नॉट डेबिटेड टू द लीव अकाउंट, ठीक है भाई, इट कैन बी कंबाइंड विद अदर काइंड्स ऑफ लीव, ये भी ठीक है भाई, फिर कह रहे हैं इट इज ग्रांटेड फॉर स्टडीज आउट ऑफ इंडिया इवन इफ फैसिलिटीज एग्जिस्ट इन इंडिया, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गया, ऑप्शन सी जो है दैट इज इनकरेक्ट। अगर इंडिया में फैसिलिटीज हैं तो बिल्कुल भी स्टडी लीव बाहर के लिए नहीं दी जाएगी। रिक्विजिट बॉन्ड्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, ये करेक्ट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें होगा सी। फिर 2024 में अपडेट हुआ है जिसमें सीसीएल स्पेल्स जो है वो रिलैक्स किए जा सकते हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि जो सिंगल फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको 6 बार हम दे सकते हैं सीसीएल साल भर में, तो क्या उससे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, तो भाई मान लो रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए, रेगुलर एम्प्लॉयज को तो क्योंकि 3 ही स्पेल में मिलती है सीसीएल, 3 ही स्पेल मैक्सिमम है, तो क्या कुछ पॉसिबल है कि 3 के बाद भी एक्सटेंशन दिया जा सके, तो हाँ उनको भी दिया जा सकता है, अप टू 3 स्पेल्स एक्सटेंशन दिया जा सकता है, अगर बच्चे की तबीयत नहीं ठीक है और वो हॉस्पिटल में इन पेशेंट के तौर पे एडमिट है, अगर बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको 3+3 मतलब 3 तो उसे नॉर्मली मिलते ही हैं रेगुलर एम्प्लॉयज़ को, रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय को, और भी उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 3, मतलब टोटल 6 टाइम्स इन अ ईयर, लेकिन बच्चा अगर एडमिट है तो। उसके बाद आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूल 12 कंटिन्यूअस एब्सेंस, तो कंटिन्यूअस एब्सेंस की यहाँ पर बात हो रही है, तो क्या कौन सा इनकरेक्ट है, पढ़ते हैं भाई एक एक स्टेटमेंट। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव एक्सीडिंग 5 years कंटिन्यूअसली, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। Continuous absence exceeding 5 years without valid reason results in deemed resignation, ये भी ठीक है। The 5 year limit applies even when leave is taken on medical certificate for disability, ये incorrect है, अगर disability है तो 5 year limit यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी क्योंकि वो लीव जो है मेडिकल सर्टिफिकेट पर होगी फॉर डिसेबिलिटी। फॉरेन सर्विसेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ द 5 year लिमिट, ये ठीक है, तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब रूल 20 कहता है भाई परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड सर्वेंट, मतलब मान लो कोई ऐसी बात हो गई कि परमानेंटली इनकैपेसिटेट हो गया सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, तो क्या होगा, दे शेल नॉट बी इनवैलिडेटेड और रिड्यूस्ड इन रैंक, बिल्कुल सही बात है ये। इफ अनसुटेबल फॉर द करंट पोस्ट दे मे बी शिफ्टेड टू अ पोस्ट विद द सेम पे स्केल, ये भी बिल्कुल सही है। इफ नो पोस्ट इज अवेलेबल द ऑफिशियल शुड बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली, गलत है बिल्कुल, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब हमारे क्वेश्चन को में जिसकी जरूरत थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट की वो यही है कि भाई टर्मिनेट नहीं करेंगे उसको, उसको हम तब तक रखेंगे एक सुपर न्यूमरेरी पोस्ट पे जब तक कि उसके लिए कोई पोस्ट नहीं हो जाती अवेलेबल या वो रिटायर नहीं हो जाता, लेकिन उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट को।
लीव अप्लाइड फॉर ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यू टू डिसेबिलिटी शेल नॉट बी रिफ्यूज विदाउट रेफरेंस टू मेडिकल अथॉरिटी। बिल्कुल सही बात है ये, बिना मेडिकल अथॉरिटी को कंसल्ट किए हम लीव रिफ्यूज भी नहीं कर सकते। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस अकॉर्डिंग टू सीसीएस लीव रूल्स, मतलब अगर हम बात करें कि भाई कंप्लीटेड ईयर्स की, जैसे हमने एलटीसी में बात की थी, कंटिन्यूअस 1 साल की सर्विस होनी चाहिए एलटीसी के लिए एलिजिबल होने के लिए, तो यहाँ पर कंप्लीटेड सर्विस का क्या मतलब है? तो कंप्लीटेड सर्विस का मतलब है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, कंटिन्यूअस सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी बट नॉट काउंटिंग लीव। क्यों भाई, लीव अगर सैंक्शनड है तो क्यों नहीं काउंट करेंगे, उसको काउंट करना है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। फिर कंटिन्यूस सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी एंड लीव बट नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव भाई क्यों नहीं काउंट करेंगे, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव सैंक्शनड है तो वो भी एक रेगुलराइज सर्विस में आ जाएगी। फिर कंटिन्यूस सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी एंड लीव इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। मतलब कंटिन्यूस सर्विस की या कंप्लीटेड सर्विस की हम बात करेंगे तो ये इसमें कंटिन्यूस सर्विस तो आएगी ही आएगी, और साथ साथ जो हमने लीव पर, ड्यूटी पर पीरियड बिताया और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव भी उसमें इंक्लूडेड है, वो भी काउंट होगा इन द कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद व्हाट इज द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो गवर्नमेंट सर्वेंट की जो डेट ऑफ रिटायरमेंट होती है वो क्या होती है? तो जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट की, वो उस महीने का आखिरी दिन होती है जिसमें उसका जो है सुपर एनुएशन की एज वो अचीव करता है। मतलब मान लीजिए कि कोई अगर 13 जुलाई है किसी की डेट ऑफ बर्थ, 13 जुलाई 1984 है, तो वो उसकी जो 60 ईयर्स की एज होगी वो होगी 13 जुलाई 2044। तो 2044 में वो सुपर एनुएशन की एज अचीव करेगा। तो मतलब 31 जुलाई 2044 को आफ्टरनून में उसका क्या होगा, रिटायरमेंट होगा। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे, आफ्टरनून of the last day of the month in which he attains the age of superannuation. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसका गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू लीव सैलरी वाइल अवेलिंग। अब लीव सैलरी कब नहीं मिलती? हाफ पे लीव में मिलती है भाई, कम्यूटेड लीव में मिलती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में सैलरी नहीं मिलती, चाइल्ड केयर लीव में भी सैलरी मिलती है। तो ईओएल जब होती है तब एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिलती। उसके बाद हम लोग बात करें, a government servant ceases to have any claim for leave to his credit if he has dismissed। तो अगर वो डिसमिस हो जाता है, उसका डिसमिसल हो जाता है, तो उसका क्लेम जो है वो लीव पर खत्म हो जाता है। रेजिग्नेशन में मिलता है, रिटायरमेंट में मिलता है, रीइंस्टेटमेंट में मिलता है, लेकिन डिसमिसल पर उसका कोई भी क्लेम नहीं रहता, क्योंकि डिसमिसल को एक पनिशमेंट माना जाता है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर वाइल ऑन लीव एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सर्विस एज एन एग्जामिनर। मतलब एग्जामिनर के तौर पर तो वो ले सकता है, लेकिन उसके अलावा वो एम्प्लॉयमेंट नहीं एक्सेप्ट कर सकता एज पर रूल 13 व्हेन ही इज ऑन लीव। मेंशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स, maximum number of months of leave that can be sanctioned by the medical authority if he is unable to say with certainty that government servant will never again be fit for service। तो 12 months की यहाँ पर जो है वो मिल जाती है लीव मैक्सिमम। Absence by a government servant after expiry of leave shall be debited to his leave account as half pay leave to the extent such leave is due। तो वो हाफ पे लीव के तौर पे उसका डिडक्शन किया जाएगा। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के करस्पॉन्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है? देखो भाई, इसमें ग्रांटेड व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल और अप्लाइड इन राइटिंग, बिल्कुल सही बात है, कोई लीव है भी नहीं और एम्प्लॉय ने इसके लिए मांगा है। यूएल काउंट्स एज सर्विस फॉर इंक्रीमेंट्स ऑटोमेटिकली इन ऑल केसेस, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 24 मंथ्स लिमिट अप्लाइज फॉर प्रोसिक्यूटिंग स्टडीज इन पब्लिक इंटरेस्ट, सही है बिल्कुल, नॉन सीएचएस ऑफिसर्स के लिए। 2 spells of UL intervened by other leave are treated as 1 spell, ये भी ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट लग रहा है। बी ऑप्शन क्या कहता है?
यूएल काउंट्स एज सर्विस फॉर इंक्रीमेंट्स ऑटोमेटिकली इन ऑल केसेस, बिल्कुल नहीं। अगर मान लो ओवर स्टेल की वजह से उसका ईओएल हमने काटा है या उसको ईओएल में रखा है, तो वो इंक्रीमेंट के लिए नहीं काउंट करेगा अगर एम्प्लॉय ने सैंक्शन लीव के बाद ओवर स्टे किया है तो। उसके बाद आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूल 39। रूल 39 मतलब रिटायरमेंट इंकैशमेंट, रिटायरमेंट के समय जो लीव इंकैशमेंट होता है। तो कंबाइंड मैक्सिमम लिमिट जो है 300 डेज है, तो सही है। एचआरए इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन, ये गलत स्टेटमेंट है। एचआरए नहीं इंक्लूड होता है, केवल बेसिक और डीए जो है यही इंक्लूड होते हैं ईएल इंकैशमेंट में। उसके बाद आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूल 43 मैटरनिटी लीव। तो मैटरनिटी लीव जो है भाई कब कब मिलती है देखते हैं। 180 डेज फॉर लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, सही स्टेटमेंट है ये। एडमिसिबल फॉर इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ये भी सही है। उसके बाद जो है एडमिसिबल ओनली फॉर मैरिड फीमेल एम्प्लॉयज, ये गलत है। मैरिड और अनमैरिड दोनों को मिलता है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है हमारा ये ऑप्शन सी, एडमिसिबल ओनली फॉर मैरिड, क्योंकि मैरिड के साथ साथ अनमैरिड को भी मिलता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेशल मैटरनिटी लीव स्टिल बर्थ। ये एक नया क्लॉज ऐड हुआ है कि स्टिल बर्थ हो जाए या बच्चे की डेथ हो जाए बर्थ के तुरंत बाद, तो 60 डेज ग्रांटेड इन केस ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ, ठीक है ये। चाइल्ड डिलीवरी मस्ट बी ऑथराइज रिकग्नाइज हॉस्पिटल, ठीक है ये। एडमिसिबल इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ सर्वाइविंग चिल्ड्रन, ये गलत है। इसमें लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन का क्लॉज है, तो जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। उसके बाद आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग चाइल्ड केयर लीव। तो 730 डेज मिलती है फॉर एल्डेस्ट 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, ये सही स्टेटमेंट है। फिर एडमिसिबल फॉर अ चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 21 ईयर्स, ये गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि नॉर्मल चाइल्ड के लिए 18 ईयर्स और जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उनके लिए अगर 40% ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। उसके बाद इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी, जो ये लीव है उसमें फुल पे एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, बिल्कुल सही है ये। 36 का जो हमारा ए पार्ट है वो बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट निकालना है। हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड इज नॉट डेबिटेड टू द लीव अकाउंट, ये भी बिल्कुल सही है। ईएल एंड एचपीएल कंटिन्यू टू बी अर्नड वाइल रिल, नो, क्योंकि भाई कोई काम ही नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट की तबीयत खराब हो गई या उसका हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, तो ईएल और एचपीएल वो नहीं मिलेंगी रिल के दौरान। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 6 मंथ्स फुल पे एंड 12 मंथ्स हाफ पे, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए बी और डी करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्पेशल कैजुअल लीव इज फॉर पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स इज अप टू 30 डेज इन अ कैलेंडर ईयर। तो कितने दिन की मिलती है, 30 डेज की जो है वो मिल जाती है इन अ कैलेंडर ईयर, स्पेशल कैजुअल लीव फॉर पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। अब अगर कोई एम्प्लॉय जो है 1 जुलाई को ज्वाइन करता है आफ्टरनून में, तो उसका एंटाइटलमेंट ईएल के लिए क्या होगा। तो ईएल जो क्रेडिट होती है वो एट द रेट 2.5 ईएल क्रेडिट होती है कंप्लीटेड कैलेंडर ईयर के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 जुलाई आफ्टरनून में ज्वाइन किया तो जुलाई तो उसका चला गया, तो जुलाई की तो उसको ईएल नहीं मिलेगी। तो 5 महीने बचे, तो 5 महीने के लिए 2.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 12.5, और उसको नियरेस्ट में अगर राउंड ऑफ करें तो 13 डेज, तो 13 डेज की जो है उसको ईएल मिलेगी, उसको क्रेडिट होगी। उसके बाद इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन्स ऑन 30 दिसंबर, अगर 30 दिसंबर को रिजाइन करता है तो उसको कितनी ईएल मिलेगी। तो यहाँ पर फिर से हम देखें 2.5 के हिसाब से, दिसंबर चला गया फिर 5 महीने बचे, तो 2.5 इंटू 5 मतलब 12.5, मतलब कितने दिन की ईएल मिलेगी उसको, 13 डेज की ईएल मिलेगी। फिर इफ अ जीएस हैज गवर्नमेंट सर्वेंट हैज अवेल्ड ईओएल ऑन प्राइवेट ग्राउंड्स फॉर 100 डेज, तो 100 डेज की उसने जो है भैया क्या ले ली, ईओएल ले ली। तो 100 डेज की ले ली तो 1/10 आप इसका निकाल लो, तो 1/10 मतलब कितना हुआ, 10 डेज। तो 10 डेज जो है उसका डिडक्शन हो जाएगा नेक्स्ट हाफ ईयर में, तो 15 उसे मिलती, 15 में से 10 माइनस किया तो कितना बचा, 5 डेज बचा, तो 5 डेज की उसको ईएल मिलेगी। फिर इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैड अवेल्ड ईओएल ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर 180 डेज,
अब 180 डेज का लिया है तो फिर 1/10 से मल्टीप्लाई करें, तो 1/10 मतलब 18। अब भैया मिलती तो केवल 15 मिलती ना उसे, तो 18 थोड़े माइनस हो जाएंगी, तो जो मैक्सिमम डिडक्शन होता है वो 15 का ही होता है, मतलब उसको कोई भी ईएल जो है वो नहीं मिलेगी उसके लिए। उसके बाद इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट अवेल्स 100 डेज ऑफ ईओएल ऑन प्राइवेट ग्राउंड्स, तो अगर 100 डेज का ईओएल लेता है प्राइवेट ग्राउंड्स में तो एचपीएल उसको कितना मिलेगा। तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि एचपीएल के लिए केवल डाइज नॉन काउंट होता है, ईओएल काउंट नहीं होती है, तो उसको पूरे 10 दिन की जो एचपीएल है वो गवर्नमेंट सर्वेंट को मिल जाएगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें जो है याद रखेंगे ईओएल जो है वो इंक्लूड नहीं होती है एचपीएल के लिए। फिर द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी ट्रीटेड 162 डेज ऑफ विलफुल एब्सेंस एज डाइज नॉन, तो ये जो है माइनस हो जाएगा 1/18 के हिसाब से, तो ये 9 डेज जो है वो उसके माइनस हो जाएंगे, तो 10 मिलते 9 माइनस हो गए, तो टोटल उसको एक दिन का एचपीएल जो है वो क्रेडिट होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड केयर लीव से रिलेटेड कौन सा इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे एग्जाम में, अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चाइल्ड केयर लीव डज नॉट रिक्वायर प्रॉपर सैंक्शन, बिल्कुल सरासर गलत स्टेटमेंट है ये, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। फिर उसके बाद तो सही है सारे, सीसीएल में नॉट बी ग्रांटेड फॉर अ पीरियड लेस देन 5 डेज एट अ टाइम, एक बार में मिनिमम 5 दिन की सीसीएल देनी है। इंटरवेनिंग हॉलीडेज जो है दे विल बी काउंटेड एज सीसीएल एज इन केस ऑफ ईएल, और मे बी अवेल ड्यूरिंग एलटीसी, मतलब इसमें एलटीसी पर भी जा सकते हैं फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। उसके बाद व्हाट इज द टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब टू ग्रांट फुल पे अलाउंसेस टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, तो पूरे हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड में उसको क्या मिलता है, फुल पे और अलाउंसेस मिलता है एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ कमिटेड लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू अ फीमेल एम्प्लॉय विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट इन कंटिन्यूएशन ऑफ हर मैटरनिटी लीव, तो 60 डेज मिलता है। उसके बाद लीव नॉट ड्यू मिला करके मैक्सिमम 2 ईयर्स तक का वो ले सकते हैं फीमेल एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो कमिटेड लीव 60 डेज का मिलेगा। फिर व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट दैट कैन बी सैंक्शन टू एन अप्रेंटिस, तो 1 महीने का जो है वो उसको सैंक्शन किया जा सकता है मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइंस फ्रॉम सर्विस, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ ईएल अप टू विच इंकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी इज पेएबल, तो अगर रिजाइन कर देते हैं तो ईएल जो है वो तो जितनी अकाउंट में होंगी उसका आधे के बराबर इंकैशमेंट मिल जाएगा। मतलब मान लो 300 ईएल है तो 150, और 300 से कम है तो उसका आधा कर देंगे, मतलब मान लो 280 है तो 140। लेकिन अगर 310 है तो भी मैक्सिमम जो उसको मिलेगा 150 ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम अगर वो रहते तो 300 होती, तो 300 का आधा कितना हुआ, 150 हुआ। तो हाफ ऑफ ईएल इन द अकाउंट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 150 डेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइंस फ्रॉम सर्विस, हाउ मेनी डेज ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ एचपीएल इज ही एलिजिबल टू, तो ही इज नॉट एलिजिबल टू कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी, एचपीएल का कुछ भी नहीं मिलेगा इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। उसके बाद इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हुज एनुअल इंक्रीमेंट फॉल्स ड्यूरिंग द लीव पीरियड डाइज विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी, विल ही बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीमेंट, तो क्या इंक्रीमेंट मिलेगा, तो इंक्रीमेंट बिल्कुल दिया जाएगा। डेथ के केस में सिंपैथेटिक कंसिडरेशन होता है, एलिजिबल फॉर एक्स ग्रेशिया अमाउंट बाय अलाउइंग बेनिफिट ऑफ इंक्रीमेंट फ्रॉम ड्यू डेट टू डेट ऑफ डेथ। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मैटरनिटी लीव, तो मैटरनिटी लीव को लेकर के इनमें से कौन सी बात जो है वो इनकरेक्ट है। इट मे बी कंबाइंड विद ए लीव ऑफ एनी अदर काइंड, any leave including committed leave up to 60 days and leave not due may be taken without medical certificate up to 2 years in continuation, ये भी सही है। does not count as service for increments, ये गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि मैटरनिटी लीव जो है वो काउंट करती है एज सर्विस फॉर इंक्रीमेंट्स, तो मैटरनिटी लीव जो है इट काउंट्स एज सर्विस, तो हमारे हिसाब से जो है इसमें ऑप्शन सी जो है वो क्या है, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट।
काउंट्स एज सर्विस फॉर पेंशन ये भी सही है, और काउंट्स एज सर्विस फॉर इंक्रीमेंट्स होना चाहिए, लेकिन उन्होंने लिखा है डज नॉट काउंट एज सर्विस फॉर इंक्रीमेंट्स, तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। अब हमने कुछ ये हमारे कुछ 51 एमसीक्यूज थे, और भी एमसीक्यूज हम लेकर के आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं आज के लिए, ये होमवर्क है आपका, और अगर आपको इनके आंसर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रूल 7 ऑफ सीसीएस लीव रूल्स, कैन द अथॉरिटी चेंज द टाइप ऑफ लीव। तो इसमें यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि लीव जो है इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट, सैलरी इज अ मैटर ऑफ राइट बट लीव इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। और जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो पब्लिक इंटरेस्ट में रिफ्यूज कर सकती है, रिवोक कर सकती है लीव को, हाँ, लेकिन ऑल्टर नहीं कर सकती द काइंड ऑफ लीव अप्लाइड फॉर। वो एम्प्लॉय ही करवा सकता है रिक्वेस्ट करके, अगर उसे ऑल्ट्रेशन कुछ करवाना है, वो भी विद इन 30 days और सर्विस में रहते हुए। How is the earned leave account credited for officials in vacation versus non-vacation department? तो सबसे बड़ा तो यही है कि भाई वैकेशन में जो होंगे उनको 15-15 मिलती है, सॉरी 5+5 मिलती है, और जो नॉन वैकेशन में होते हैं उनको 15+15 मिलती है। तो इस तरीके से जो है वैकेशन और नॉन वैकेशन का डिफ्रेंसिएशन होता है। और हाँ, अगर वैकेशन वालों को मान लो वैकेशन लेने से रोका जाता है, तो वो 10 तो उन्हें मिलेंगी ही मिलेंगी, उसके साथ प्रोपोर्शनेट ईएल भी मिलेंगी, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 days। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ भी सकता है डिस्क्रिप्टिव में। कैलकुलेट द ईएल एंड एचपीएल एट द क्रेडिट ऑफ अ ग्रुप ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन 30 September 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ सर्विस। तो ये सर्विस रिकॉर्ड दे रखा है इसमें कि भाई उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 16 सितंबर है, मतलब उसका रिटायरमेंट होगा 30 September 2024। फिर उसने प्रोबेशनर के तौर पे एंटर किया और कंफर्म हो गया वो 10 जून 1985 में। फिर उसके पास 2016 में लगभग 180 डेज थी क्रेडिट ईएल। उसके बाद उसने 40 डेज की ईएल ली, फॉलोड बाय कम्यूटेड लीव फॉर 30 डेज। फिर वो 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम ओवर स्टे रहा, रेगुलराइज करा दिया गया, लेकिन हालांकि ईएल दे करके। फिर 25 डेज का उसने क्या लिया, ईएल लिया। फिर 45 डेज का ईएल लिया और 30 डेज का एचपीएल लिया। फिर उसने मतलब कम्यूटेड लीव लिया, और फिर उसने जो है कम्यूटेड लीव तो नहीं ली, लेकिन 40 डेज की एचपीएल ली प्रायर टू 11 जुलाई 2013। तो यहाँ पर हमने ईएल कैलकुलेट करके दिखाई है, एचपीएल आपके लिए छोड़ी है, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे 10 जुलाई को उसके पास कितनी थी, 180 दे रखा है, 180 थी ईएल। अब 11 जुलाई से 19 अगस्त तक उसको कितनी मिलेंगी, जो उसने अवेल की, 40 जो है वो उसने ले ली, 40 ईएल जो है वो उसने ले ली, तो बची कितनी, 140 बची। फिर उसके बाद 1 जनवरी और 1 जुलाई को उसके पास क्रेडिट हुई 30, 15-15, तो इसकी कितनी हो गई, 170 हो गई। फिर उसने क्या किया, 1 जनवरी 18 को जब ने क्रेडिट किया तो 15 तो देनी थी, लेकिन जो उसका ओवर स्टेल था 10 दिन का, उसका 1/10 माइनस करेंगे तो कितनी करेंगे, 14 डेज की क्रेडिट करेंगे, तो 14 डेज हमने क्रेडिट कर दी यहाँ पर। फिर 1 जुलाई 18 को उसकी फिर क्रेडिट हुई, तो फिर वो हमने ऐड कर दी यहाँ पे, तो कितनी हो गई, 199 हो गई। फिर हमने उसके बाद उसने 25 दिन की ली ईएल, तो 25 दिन में 5 दिन ये हो गए। फिर उसको 1 जनवरी को 15 मिल गई, और बचे हुए 20 दिन उसने यहाँ पे ले लिए, तो उसकी जो ईएल अभी अकाउंट में हुई कितनी, 189 हुई। फिर उसे 1 जनवरी 1 जुलाई 19 को, 1 जुलाई 19, 1 जनवरी 20 और 1 जुलाई 20 को फिर से 45 मिल गई, तो वो ऐड कर दी हमने, यहाँ पर 234 हो गई। फिर 1 अगस्त 20 से 14 सितंबर 20 तक उसको जो है उसने अवेल की कितनी, 45 डेज की, तो माइनस कर दी हमने। फिर 1 जनवरी 21, इसी तरीके से 1 जुलाई 21, और इसी तरीके से ऑन 1 जनवरी 24 तक उसे जो 7 हाफ ईयरली हुए उसमें 15 के हिसाब से पर हाफ ईयर मिली, तो 105 उसको मिले लीव्स, तो टोटल कितने हो गए, 294 हो गए। फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, क्योंकि यहाँ पे 3 महीने हुए, तो एट द रेट 2.5 उसको कितनी मिली, 8, तो उसके पास 302 होनी चाहिए थी, लेकिन 302 तो नहीं हो सकती, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 300 हो सकती है, तो उसके पास 300 जो है वो ईएल है। इसी तरीके से आप एचपीएल को भी कैलकुलेट करेंगे, एचपीएल मिलता है 5/3 पर कैलेंडर ईयर के हिसाब से मिलता है, पर कंप्लीटेड कैलेंडर ईयर के हिसाब से मिलता है। तो आप इससे आगे भी एचपीएल कैलकुलेट कर सकते हैं, एचपीएल जो इसमें आएंगी 627 आएंगी, तो वो एचपीएल भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हों तो उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशंस। हम ऐसे ही और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस अभी हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन पेडागोजी और मैनेजमेंट पे भी हम और वीडियोस लेकर के आएंगे। लेकिन फॉर माय मोटिवेशन, कीप पोस्टिंग, कीप following, sharing, and subscribing the video. Thank you so much. See you again at my channel, Government Rules Decoded, with some other rules in action. Thank you.